नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग इसमें ज्योग्राफी में देखते हैं पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हमने आपको भूमिगत द्वारा बना दिया, सागरी जल द्वारा निर्मित बना दिया। अब देखते हैं पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, पवनों द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है भैया, वो मरुस्थल के क्षेत्रों में होती है। पवनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र सिर्फ स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पवनों द्वारा भैया, जहां पे देखिए पवन क्या, हवा हवा द्वारा कब उठाएगा, जहां ये मकान रहेगा इसके में थोड़ी उठा के मकान ले जाएगा। भाई मरुस्थलीय क्षेत्र ये रहा है जहां बालू उलू है, उसको उठाएगा ले जाके दूसरे जगह बना देगा। तो उसकी जो आकृति होती है उसके बारे में देखते हैं कि पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति कैसे बनाया जाता है। समझ में आया आपको? तो उसमें सबसे पहले जो विधि बनती है भैया, घर्षण के द्वारा। समझ में आया आपको? किसके द्वारा भैया? घर्षण। अब देखिए घर्षण पहला, अब घर्षण क्या है इसके बारे में समझिए। जब ध्यान दीजिएगा, जब वायु किसी चट्टान से टकराती है तो उसी को घर्षण कहते हैं। जैसे देखिए नॉर्मल हवा चल रही है, यहाँ से गया वहां, वहां से हवा, तो नॉर्मल जहां पे हवा चलती है उसी को कहा जाता है घर्षण। जब वायु किसी चट्टान से टकराती है, जब वायु किसी चट्टान से टकराती है, जब वायु किसी चट्टान से टकराती है तो उसी को क्या कहा जाता है भैया? घर्षण का निर्माण होता है। समझ में आया? तो इसी को घर्षण कहते हैं। जब वायु किसी चट्टान से, जैसे नॉर्मल जो हवा चलती है इसी को हम लोग घर्षण कहते हैं। जैसे हवा चली, थोड़ा बहुत जमा किया, तो कई बार हवा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हवा कहाँ तेज चलेगी वायु? भाई गांव में, गांव के अपेक्षा, शहर की अपेक्षा गांव में तेज चलती। क्यों? देखिए शहर में मकान बहुत से बन गए हैं, गांव में वो मकान नहीं। कई हवा का रुकना ही बिल्डिंग होती है। भाई जैसे शहर में बहुत सी बिल्डिंग बन गई, हवा चला वहीं रुक गया, हवा चला, बिल्डिंग बड़ी बड़ी होती है। लेकिन शहर भर में क्या होता है, वो गांव में क्या होता है, वहां बिल्डिंग है ही नहीं रोकने के लिए। इसलिए हवा का विस्तारित जो होता है बहुत तेज गांव में चलते हैं, क्योंकि वहां पे पेड़ ही है, फिर और हवा को, तो बिल्डिंग जैसे शहर में होते हैं, जो बिल्डिंग होती है वो रोक लेते हैं। तो घर्षण समझ में आया? जब वायु आसानी से नॉर्मल एक चलती है, चट्टानों से गिर जाती है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? घर्षण। अब आते हैं हम लोग एक अपघर्षण। क्या होता है अपघर्षण? देखिए अपघर्षण भैया ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा होता है, मतलब जैसे आदमी नहीं कहते भैया ये मतलब नॉर्मल आदमी है, ये कहते भैया बहुत गुस्सैल आदमी है, एक बोले भैया ये आपसे में लड़ता रहता है। तो वही तीनों चीज इसमें है, ध्यान दीजिएगा। अपघर्षण क्या होता है? वायु की उपस्थिति में जब धूल कण किसी चट्टान से टकराते हैं, वायु की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा इसमें, वायु के उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में जब धूल कण किसी चट्टान से टकराते हैं, किसी चट्टान से, जब धूल, वायु की उपस्थिति में जब ये किसी धूल चट्टान से टकराते हैं उसे क्या कहा जाता है भैया? अपघर्षण। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा है, अपघर्षण कहते हैं। देखिए भैया ये क्या करते हैं, जैसे कई बार जब आंधी नहीं कहते हम लोग, आधी गांव में आई भैया, आधी आई, तो कई बार जैसे तेज आया, कई बार ऐसा आधी आती ना, पेड़ उठा के लेके चले जाते हैं। अरे टीन वो नहीं होता। एक बार हम लोग जो गांव में कोचिंग पढ़ाते थे, इतनी तेज आंधी आई थी भैया, हम लोग का पूरा टीने उड़ गया था। वो सीमेंट वाला टीन था, वो तो एक भी बचा ही नहीं, मतलब समझिए पूरा किसके किसके खेत में उसका टुकड़ा। और एक जब आंधी आती है गांव में तो आप देखा करिएगा, ये होता है जब गेहूं जब हो जाता है तो आप उसको मतलब गट्ठा बनाते हैं, जिसे बोझ कहा जाता है। जब बोझ बांध के तो आंधी आती है कई बार ना, अब हम लोग को मतलब उस समय पापा बोलते थे कि गिन के रखना। जैसे हम लोग मान लीजिए गिन लिए 85 बोझ है, अब जब आंधी आई बात भैया, अरे मेरा 2 बोझ हाथ में गया है। अब उसी में मतलब पूरा जब आंधी समाप्त होती थी सब जाके अपना अपना बोझ गिनते थे, समझना। तो आंधी जब आती है तो पेड़ रुख, समझिए थोड़ा पेड़ रुख उड़ा ले जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अपघर्षण। थोड़ी सी स्थिति अच्छी रहे
पेड़ रोक, ये सब मतलब उठा ले जाए, हटा जाए, मतलब थोड़ा ज्यादा तेज आए, तो इसी को क्या कहा जाता है, ऊपर आप घर्षण। धूल कण रहे किसी चट्टान से टकराते, समझ में आया आपको नहीं, धूल कण ये सब को उठा के ले जाए किसी चट्टान पे फेंक देगा तो वहां स्थलाकृति बनेगी ना, तो यह आप घर्षण के द्वारा होता है। जब समझ में आया कि नहीं। अब एक होता है शनि घर्षण। किसी का नाम नहीं है भैया कि सोचिएगा नाम शनि है। शनि घर्षण, अब ध्यान दीजिएगा शनि घर्षण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वायु की उपस्थिति में धूल जब आपस में ही टकराते हैं भैया, जैसे देखिए आधी आती है, कभी कभी एक देखते नहीं कि उसमें उड़ने लगते हैं, कई बार मतलब जब देखा करेंगे धूल आपस में ऐसे उड़ने, इधर से भी आधी आई इधर से भी आई ऐसे आपस में। तो वायु की उपस्थिति में जब धूल कण आपस में टकरा जाते हैं, लिख लीजिए इसको, वायु की उपस्थिति में जब धूल कण आपस में टकरा जाते हैं तो इस समय क्या बोलता है, शनि घर्षण का निर्माण होता है। समझ में आया भैया, आपस में कर तो उसे क्या कहा जाता है, तो शनि घर्षण कहते हैं, तो उसे शनि घर्षण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वायु की उपस्थिति में जब धूल कण आपस में उकल लेते हैं तो उसी समय क्या होता है भैया, शनि घर्षण का निर्माण होता है। इसको नोट कर लीजिए भैया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब ये आता है छत्रप शिला। छत्रप शिला क्या होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं मशरूम रॉक। मशरूम रॉक किस लिए बोलते हैं, मशरूम कभी आप देखें, मशरूम देखा करिएगा, ये मशरूम की आकृति होती है, इसीलिए उसको इंग्लिश में मशरूम रॉक बोला जाता है। रॉक माने पहाड़, चट्टान, तो मशरूम रॉक इसलिए बोला जाता है। मशरूम कभी भी देखे हैं तो क्या होता है, जब ये हवा जो पवने होती हैं, ये जब किसी चट्टान के नीचे मुला, जैसे देखिए ये पूरी आकृति ऐसी रहती है, लेकिन जो पवने होती हैं, हवा होती है, उसके नीचे के चट्टान को अपर्दित द्वारा, अपर्दित समझते थे, खरोचना, ऐसे खरोचना, खरोचना समझते हैं ना, तो किसी खरोच लीजिए, तो अपर्दित द्वारा, समझ रहे हैं कि नहीं, नीचे मुलायम वायु चट्टानों को अपर्दित कर देती है, नीचे के मुलायम चट्टानों को जो अपर्दित कर देती है, काट देती है, जिससे इसकी आकृति छाता के समान दिखने लगती है। तो छाता के समान, जिसे छाता के समान आकृति बनती है, जिसे छत्रप शिला कहते हैं। समझ में आया कि जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है, इसका ध्यान दीजिएगा, जब लिख लीजिए, जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है, मुलायम चट्टान पाई जाती है, जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है, वायु मुलायम चट्टानों को अपर्दित कर देती है। वायु क्या करती है भैया, मुलायम चट्टानों को अपर्दित कर देती है, काट देती है, अपर्दित, खरोच देती है, अपर्दित कर देती है। समझ में आया भैया, तो मुलायम चट्टानों क्या कर देती है, अपर्दित कर देती है, जिसके उनकी आकृति छाता के समान दिखने लगती है। किसके भैया, छाता के समान, जो आप छाता लेते हैं ना, छाता के समान हो जाती है, तो उनकी आकृति किसके समान हो जाती है भैया, छाता का, तो जिसे क्या कहा जाता है भैया, छत्रप शिला। क्या कहा जाएगा भैया, छत्रप शिला। तो समझ में आया कि नहीं। तो ये जो होती है, जब किसी बड़े चट्टान के नीचे अगर मुलायम चट्टान रहे तो पवनों द्वारा जो मुलायम रहेंगे उसी को काटेगा, तो उन्हीं को काट के उनकी आकृति जो है छाता के समान बन जाती है, मशरूम छोटे में कहिएगा तो उनकी आकृति बन जाती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया,
छत्रप शिला। अब इसी में एक होता है इंसेलबर्ग, देख लीजिए इंसेलबर्ग क्या होता है समझिए। इंसेलबर्ग, ध्यान दीजिएगा, इंसेलबर्ग क्या होता है, मरुस्थल में कठोर चट्टान टीलों को इंसेलबर्ग कहते हैं। मरुस्थल में कठोर चट्टान, मरुस्थल में कठोर चट्टान जो होता है, मरुस्थल में कठोर चट्टान टीले को, टीला समझते हैं ना, वही है, टीले को इंसेलबर्ग कहते हैं। अब देखिए भैया, जब यहाँ पे देखिए, जब पवन द्वारा जब यहाँ पे कमजोर चट्टानों को काटेगी तो क्या बचेगा भैया, यही बात तो बचेगा ना ऊपर का। तो इसी का जब ये समझिए, जब उसके नीचे की आकृति को काट दे, छातानुमा आकृति बना दे, तो उसको छत्रप शिला कहते हैं। जो बची हुई आकृति बची है, उसकी आकृति जो होगी, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसकी आकृति जो बची रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, ऐसा बचे रहेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इंसेलबर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नीचे का जब काट देगा नीचे का भी, तो उसे क्या बोलेंगे, इंसेलबर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसेलबर्ग। देखिए भैया, जब ये आकृति जब वायु द्वारा जब बनती है, तो इस आकृति को जब ऊपर का भाग एक तरफ से इंसेलबर्ग जो होता है, इंसेलबर्ग के ऊपर के भाग को काट देती है, तो वह डिब्बा के समान दिखता है, ये समान हो जाती है, तो उसी को क्या बोला जाएगा भैया, ज्यूगेन। समझ में आया। जब उनकी आकृति पवन ऊपर से काट देती है, जब इंसेलबर्ग को पवन ऊपर से काट देती है, ऊपर से काट देती है, उनकी आकृति डिब्बा समान दिखने लगती है, बंद डिब्बा के समान दिखने लगती है। तो वो आकृति क्या होती है भैया, ज्यूगेन होती है। समझ में आया आपको, तो ज्यूगेन, इसको नोट कर लीजिएगा, ज्यूगेन होती है इसको। देखिए दोस्तों, अब आती है भूस्तंभ। भूस्तंभ कैसे बनता है उसके बारे में। जब किसी चट्टान के दोनों तरफ मुलायम चट्टान पाई जाती है, जैसे देखिए कोई चट्टान है, अब यहाँ पे भी मुलायम चट्टान है, तो जब किसी चट्टान के दोनों तरफ मुलायम चट्टान पाई जाती है, तो पौने क्या होती है, मुलायम चट्टान को अपर्दित कर देती हैं, तो इस पे जो आकृति बनती है उसी को भूस्तंभ कहते हैं भैया। जैसे वहां पे छोटे बड़े हैं, मुलायम है, कठोर है, बड़े बड़े, तो जब मुलायम चट्टानों को काट देगी तो जो बड़े स्तंभ बनते हैं, जो बड़ी चट्टान बने, मुलायम वाला भी तो जाके उसी में ऐड होगा, तो उसी से उसका जब और रूप होता है, उसी को कहा जाता है भूस्तंभ। समझ में आया, जिससे भूस्तंभ बनता है। जब किसी कठोर चट्टान के दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है, तो पौने मुलायम चट्टानों को अपर्दित कर देती है, जिससे स्तंभ की आकृति बन जाती है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। अब उसी में एक पारी आती है थारडेड। जब कठोर और मुलायम चट्टान समानांतर पाई जाती है, तो भूस्तंभ की कतार बन जाती है। जब भैया कठोर और मुलायम पाई जाए, कठोर मुलायम, तो इस आकृति में जो होती है भूस्तंभ की कतार बन जाती है। इसे देखिए भूस्तंभ, ये जाएगा भूस्तंभ, तो इसी को क्या कहा जाएगा भैया, थारडेड। समझ में आया आपको कि नहीं, थारडेड इसी को कहा जाता है। समझ में आया आपको, थारडेड, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया भैया, तो इस हिसाब से समझते जाइएगा, थारडेड किसे कहते हैं, भूस्तंभ किसे कहते हैं, ये सब चीजें आप जब तक आप समझे रहिएगा तभी मजा आएगा पढ़ने में भैया। कोई चीज हमेशा सोच बड़ी रखिए, किसी चीज को ये मत करिए कि ये मेरे काम का नहीं है। अब एक आता है भैया जालीदार शिला। क्या है भैया, जालीदार शिला। एक कुर्ता भी होता है जालीदार ना भैया, सुने होंगे गाना एक, जालीदार शिला, जालीदार कुर्ता। अब ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल के क्षेत्रों में जब पवन पहाड़ियों पर छिद्रनुमा आकृति बना देती है,
तो वो क्या होती है, जालीदार शिला होती है। जहां मरुस्थल होते हैं तो वहां देखा करिएगा, जब ये मरुस्थल जाएंगे ना तो भैया उसमें क्या होता है, उनकी आकृति ऐसा बना देंगे, यहाँ कहीं ऐसा छिद्रनुमा आकृति बना देंगे। समझ में आया आपको कि नहीं? तो जो मरुस्थल के क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में पौने, मरुस्थलीय क्षेत्र में पौने, पौने समझ रहे हैं, हवा, पौने छिद्रनुमा आकृति, छिद्रनुमा आकृति, छिद्रनुमा आकृति, छिद्रनुमा आकृति समझ में रहे, छिद्रनुमा आकृति बना देती हैं, छिद्रनुमा आकृति बना देती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, जालीदार शिला। समझ में आया आपको कि नहीं? जालीदार शिला इसी को कहा जाता है। समझ में आया भैया? तो जालीदार शिला समझ में आ गया भैया, नोट कर लीजिए इसको, जालीदार शिला। देखिए दोस्तों, अब लोयस का मैदान क्या होता है, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि लोयस का मैदान क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है भैया, लोयस का मैदान। लोयस का मैदान के बारे में समझिए, जब मरुस्थलीय क्षेत्र बालू वायु द्वारा उड़ाकर ले जाती है, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा तेज चलती है, तो जब हवा, देखिए गांव देश में जब हवा चलती है तो धूल मिट्टी नहीं उड़ा लेती है, तो ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र में जब हवा उड़ा के ले जाती है, जिस स्थान पर निक्षेपित, मतलब जिस स्थान पे जमा किया जाता है, उसे ही लोयस का मैदान कहा जाता है। अब समझिए, हर जगह से मिट्टी और ये सब कंकड़ पत्थर उठा के एक जगह जहां जमा करेगा, उसी को क्या कहेगा, बहुत भारी जगह में, तो उसी को लोयस का मैदान कहा जाएगा। समझ में आया आपको? तो आधी उधी दिखते नहीं, कहीं आएगी तो कहीं पे मतलब धूल जमा हो जाती है, तो उसी को लोयस का मैदान कहते हैं। अच्छा बताइए, जब ये सब जगह से उठा के लेके जाएगा तो हर जगह की मिट्टी तो वो उपजाऊ होगी कि नहीं? तो लोयस का मैदान जो होता है भैया, बहुत उपजाऊ होता है। लोयस का मैदान क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है? चीन में है। चीन में बड़ा, सबसे बड़ा लोयस का मैदान जो है चीन में है। लोयस का मैदान, लोयस का मैदान कहाँ है भैया? चीन में है सबसे बड़ा। तो लोयस का मैदान कभी देखे हैं? जब देखा करिएगा उसमें मतलब रेतीले टाइप के रहते हैं, मतलब उसमें जब टीवी देखेगा लोयस का मैदान, तो उस हिसाब से रहते हैं। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, वातरंध्र क्या होते हैं? पौने जब मरुस्थलीय व्यूह में गड्ढा का निर्माण कर देते हैं, जब हवा चलते हैं तो भैया जब कहीं से उड़ाएगा, तो जहां से उड़ाएगा तो वहां तो गड्ढा का निर्माण करती है, तो उसी को वातरंध्र कहेंगे। क्या? जब वहां पे गड्ढा का निर्माण करेगा तो उसी को क्या कहेंगे भैया? वातरंध्र कहेंगे। समझ में आया? वातरंध्र कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वासन झील क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को ही वासन झील कहते हैं। समझ में आया? तो वासन झील क्या होता है? जब पर्वतों, जहां पे ये मतलब मरुस्थल रहती है, तो वहां पे अगर कोई झील है तो पर्वतों से घिरी हुई जो होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में घिरी हुई झील को ही वासन झील कहते हैं। जैसे अजमेर का आना सागर जो झील है, अजमेर का आना सागर जो झील है भैया, अजमेर का आना साना क्या है? अजमेर का भैया आना सागर है। आना सागर झील जो होता है, आना सागर झील जो है अजमेर में, वो है ये वासन झील। तो मरुस्थलीय में जैसे नहीं, मतलब कहीं पानी मिल जाए तो वहां को आना साना कहते हैं। अब बताइए, अगर ये जब सूख जाते हैं तो इसमें नमक का अच्छा स्रोत मिलता है। नमक मतलब बढ़िया मिलता है, नमक का अच्छा स्रोत रहता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि नमक का अच्छा स्रोत किस झील में, तो वासन झील। वासन झील का मतलब क्या हुआ भैया? वासन झील का मतलब क्या हुआ? मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को ही वासन झील कहते हैं। अब देखिए, एक होता है बरखान, मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को, जैसे देखिए जब ये ले जाते हैं तो बालू की आकृति को अर्धचंद्राकार टाइप की आकृति को बना देते हैं, उसी को बोला जाता है बरखान कहते हैं। और एक होता है बालू का स्थिर, मरुस्थलीय क्षेत्र में जब बालू चंद्राकार टीले के समान हो जाता है तो उसी को बालू का स्तीप बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्या हुआ? लोयस का मैदान, जहां पे बालू ले जाके जमा करो उसे लोयस का मैदान कहते हैं। हमने आपको ये चीजें आज बता दिया। एक इसमें हिमनद द्वारा है, उसी को बता देंगे, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।